नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। 11वीं कक्षा हिंदी अंतरा पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ ज्योतिबा फुले के साथ, जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा हैं। इनका जन्म लाहौर, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में 4 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पुस्तक में 1948 इनका जन्म वर्ष लिखा हुआ है, जो कि गलत है। मैंने कई जगह से ये खोजबीन करके यह लिखा है 1946, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि किताब में तो 1948 है और आपने बोर्ड पर या बता रहे हो 1946। तो मैं आपको बताऊं, किताब में गलती हो सकती है, गलती है। तो इनका जन्म हुआ और ये अभी वर्तमान है, सामाजिक और लेखन के कार्यों में लगी हुई हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसी विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में 1969 से लेकर 1971 तक इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया है। इनका जो ये मूलतः जो है कथाकार है, कहानियाँ लिखती हैं, परंतु यह एक जीवनी है। ये जो ज्योतिबा फुले दंपति यानी पति पत्नी के जीवन से संबंधित कथा है यह। इसलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कैसी हैं, कौन कौन सी हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, औरत की कहानी आदि अनेक इनकी जो है कथाएं हैं जो मशहूर हैं और अनेक भाषाओं में इनकी कथाओं का, इनकी रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है। हिंदी में तो ये लिखती ही थी, दुनिया की तमाम भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ है। बहुत पसंद की गई है इनकी रचना, औरत की कहानी आदि। अनेक पत्रों में इन्होंने बहुत सारे ऐसे बहुचर्चित और प्रशंसित स्तंभ लेख का भी कार्य इन्होंने किया है। जैसे कि पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। आज भी वो पत्र पत्रिकाओं में कुछ न कुछ लिखती रहती हैं, सामाजिक और आर्थिक और नारी से संबंधित समस्याओं को उजागर करती रहती हैं। सारिका जो एक पाक्षिक पत्रिका है में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जो जनसत्ता समाचार पत्र है, उसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका एक साप्ताहिक स्तंभ आता है, सीरीज आता है, जो वामा के नाम से बहुचर्चित है। और भी महिलाओं पर ही केंद्रित है। एक औरत की दुनिया बनाम औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इनको विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वे मूलतः स्त्री विमर्श की लेखिका हैं, आक्रामक नहीं है, वो अपना विद्रोही स्वभाव नहीं दिखा रही है, बल्कि बहुत शांत और सरल स्वभाव में वे जो है नारी की समस्याओं को, स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक और मानवीय सरोकार, विशेष रूप से दलित, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग के लोगों के जो सरोकार हैं, उसकी ये बहुत बड़ी पैरोकार हैं। उनकी समस्याओं को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। पाठ्य पुस्तक में इसका जो पाठ है, इसका अगर केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य देखें तो कुछ इस तरह से है। संकलित जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी धर्मपत्नी के द्वारा सामाजिक शैक्षिक सुधार कार्यों का अच्छा वर्णन किया है ना। शोषितों, दलितों और नारी समानता की लड़ाई और उस लड़ाई से उत्पन्न विषम परिस्थितियों का डटकर इस दंपति ने सामना किया। और मैं एक चीज बता दूं, दलित साहित्य का उदय, मुझे लगता है, मैंने जहां तक देखा, अनुभव किया है, पढ़ा है, वो महाराष्ट्र से होता है। वहीं से दलित उत्थान की शुरुआत होती है, जो आज पूरे देश में सब समान हैं। आज भी उनके विचारों, उनके आदर्शों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा और ज़्यादा सुधारों की आवश्यकता बनी ही हुई है। व्याख्या देखते हैं इस पाठ की।
पूरे पाठ की, पूरी कथा की लाइन बाय लाइन में उसका वाचन करता हूं और आपको व्याख्या समझाने का प्रयास करता हूं। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। 5 बड़ी हस्तियां हैं, विनोबा भावे और भी कई हैं, जिनको बहुत बड़े 5 सबसे बड़े भारत के समाज सुधारकों में गिना जाता है। परंतु महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इतने सामाजिक सुधारों के कार्य किए, अपने जीवन को खतरे में भी डाला, कई बार अपमानित भी हुए, लोगों ने बहुत बुरा भी कहा उनको, परंतु इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने दलित उत्थान, सामाजिक सुधार, नारी सम्मान, नारी शिक्षा आदि का डटकर समर्थन किया और उससे संबंधित अनेक कार्य किए, विद्यालय स्थापित किए। तो इनका नाम गिनती न करना, न गिनना, ये एक अच्छी बात नहीं है। इस सूची को बनाने वाले, अब आगे लेखिका अरोड़ा कहती हैं कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। उच्च वर्णीय यानी कि सीधा सा संबंध है, ब्राह्मण और सवर्ण जाति के लोगों ने ये सूची बनाई है, ये लिस्ट तैयार की है। तो निश्चित रूप से एक दलित को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा या सवर्णों के द्वारा या उच्च जातियों के द्वारा जो व्यवस्था निर्मित है वही व्यवस्था हमेशा के लिए चलती रहे। वो इस व्यवस्था को बदलने के पक्ष में थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज एक संस्था बनाई थी उन्होंने, उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात छोटी जाति के लोग भी पढ़ने लिखने लगे, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सच जब सामने आया तो वेद पुराण सब डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात दलित वर्ग के लोग, पिछड़ी जाति के लोग भी पढ़ने लिखने लग गए, समानता के लिए लड़ने लगे। भूदेव अर्थात ब्राह्मण शर्मा गए। जब ऐसा हुआ तो उच्च वर्ग के सवर्ण लोग जो है लज्जित अनुभव करने लगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। जो शोषण तंत्र है समाज में आज भी, या जो भी तंत्र बना हुआ है वो, और जो वर्ग व्यवस्था है, पूंजीपति वर्ग, ना शोषित वर्ग, शोषक वर्ग, इन सब का उन्होंने एक दूसरे को पूरक बताया, एक दूसरे को साथी संगी बताया है, दोनों की साठगांठ बताई है। उनका कहना था कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हर जाति में, उच्च जाति में भी, निचली जाति में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय रही है। महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा गया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये सब जो है, ये शोषण व्यवस्था और उसके दलितों के प्रति जो अन्याय है, स्त्रियों के प्रति जो अन्याय है, उसका उन्होंने खुला विरोध किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसूड अर्थात किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनके जो विचार हैं, उनके जो दार्शनिक सामाजिक सुधार से संबंधित जो उनके विचार हैं, वो इन पुस्तकों में संकलित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, मतलब वो दूरदृष्टि रखते थे। जो समाज में कल क्या होने वाला है, विगत में क्या हुआ,
वो तो समझते ही थे, कल क्या होने वाला है ये भी समझते थे। इस उनका विचार उससे संबंध में बनता था। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, वो मानते हैं आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। तो देखिए कैसे विचार हैं उनके अच्छे। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अर्थात वो परिवार अच्छा परिवार है, आदर्श उदाहरण के रूप में है, जिसमें अनेक धर्म के लोग हों, माता पिता अलग अलग धर्मों से हों, बेटी सब अलग अलग धर्मों से हों। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, अब जो वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा है उसके बारे में उनके विचार सुनिए। यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। अगर जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर उच्च वर्ग, पूंजीपति वर्ग ही उसका लाभ उठाएगा तो शूद्रों की क्या भूमिका रह जाएगी, वो कहाँ रहेंगे, दलित और पिछड़ी जाति के लोग कहाँ जाएंगे। गरीबों से कर जमा कर, टैक्स, गरीबों से तो टैक्स लिया जाता है और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। मतलब गरीबों से, मजदूरों से भी टैक्स ले करके और उच्च वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करना, ऐसे शिक्षा व्यवस्था के घोर विरोधी थे वे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा देश में कि जहां पर सिर्फ एक सीमित वर्ग के लोग ही उसका लाभ उठा पाएं। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। अच्छी शिक्षा के लिए केवल और केवल पैसा ही पैसा चाहिए। देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं, क्या विचार हैं उनके। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ श्वेतकर यांचा आसूड यानी कि किसानों का प्रतिशोध, किसानों का बदला, का आंदोलन चल रहा है, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा उसमें अपने बहुचर्चित ग्रंथ, जो ये किसानों का प्रतिशोध, ये जो उन्होंने ग्रंथ की रचना की, उसके उपोद्घात में, उसके फॉरवर्ड्स में उन्होंने लिखा है। क्या लिखते हैं? विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बुद्धि, मति बिना नीति गई, बुद्धि नहीं रही तो नीति पॉलिसीज और जो नियम कानून है वे भी गए। नीति बिना गति गई, और जब नीति नहीं है तो गति भी, हालत भी अच्छी नहीं है। गति बिना वित्त गया, और जब गतिविधि नहीं हुई तो धन भी नहीं रहा, धन भी नहीं आया। वित्त बिना शूद्र गए, और धन नहीं तो भाई दलित पिछड़े लोग गए, वो तो डूब गए, तो मर गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए हैं। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अविद्या, अज्ञान अपने आप में अनर्थकारी होता है, इसलिए सबको शिक्षित होना चाहिए। समाज में स्त्री पुरुष है ना, उच्च वर्ग के, नीचे वर्ग के, एक तो वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, यहाँ कोई वर्ग ना हो, सब एक वर्ग हो, मानव का वर्ग हो तो ज्यादा बेहतर है। मानव जाति एक हो और मानव धर्म भी एक हो जाए, सभी बराबर हो जाएं, ये उत्तम विचार इन पंक्तियों में, इस ग्रंथ में, श्वेतकर यांचा आसूड नामक ग्रंथ में उन्होंने व्यक्त किए हैं, जो अपने आप में पवित्र हैं और सामाजिक, नारी और दलितों के सरोकार से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो भाई, जो स्त्री को घर तक चार दीवारी तक सीमित रखने की मानसिकता, उसको अनपढ़ गवार रख करके उससे जो मर्जी कराने की जो मानसिकता रही है, ये इसीलिए शिक्षा से
शिक्षा के स्त्री शिक्षा के बारे में कई कुतर्क देते हैं, पढ़ लिख कर अन्याय हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा, बदनामी होगी, वगैरह वगैरह। पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है, ये बिल्कुल ही पक्षपात है। एक एक अंश ऐसा है जो व्याख्या के लिए कहीं से भी आ सकता है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया, यानी कि जो वैदिक और पौराणिक मंत्र हैं वो सब खत्म। उन्होंने नए मंगलाष्टक अर्थात विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र, जो जब विवाह होता है तो कुछ ना कुछ, चाहे किसी भी धर्म के हों, कुछ मंत्र बोले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों में। तो उन्होंने एक नया मंगलाष्टक रचा। वैसे तो हिंदू में सभी वर्गों में है ना, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति से हों, मांगलिक कार्य जो होता है वो वैदिक मंत्रों से होता है। लेकिन ज्योतिबा फुले ने इस सब को बदलते हुए एक नया मंगलाष्टक रचा, तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है, जो उन्होंने रचना की मंत्रों की उसमें कहती है तो जो समझ में आना चाहिए, जो सबको वर वधुओं को ना, दुल्हा दुल्हन को भी वो मंत्र का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो उसकी समझ और उसका अर्थ ये है, स्वतंत्रता वधू वर से यानी दुल्हन दुल्हा से कहती है, दूल्हे से कहती है। स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। एक वधू का उदाहरण देख करके तमाम नारियों की यही उद्घोषणा थी, वही मुक्ति सब चाहती हैं। फिर स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। इस तरह से उन्होंने स्त्री सुधार, स्त्री सम्मान, स्त्री को बराबरी का दर्जा देने की जो बात है उसका पुरजोर समर्थन किया और उसके लिए कार्य किया, समर्पण किया अपना। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, उनके नाम में महात्मा जोड़ा गया क्योंकि वो ऐसे महात्मा जैसे थे ही, महात्मा तो थे ही वे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए बहुत सुंदर मार्मिक पंक्ति है। मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। मैं जो ये संघर्ष कर रहा हूँ, ये लड़ रहा हूँ लोगों के लिए, दलितों, उपेक्षितों, नारियों की शिक्षा दीक्षा और समानता के लिए, इसको खत्म मत कीजिए, इसका समापन मत कीजिए मुझे महात्मा कह करके। क्योंकि महात्मा जब वो कोई व्यक्ति बन जाता है तो क्या होता है, देखिए जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, किसी मठ का, किसी धार्मिक संस्था का मुखिया बन जाता है तो क्या हो जाता है, तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, तब वह बिल्कुल लड़ नहीं सकता। इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। साधारण जैसे मैं अभी हूं वैसे ही रहने दीजिए, मुझे किसी मठाधीश की तरह से नहीं बनना जहां पर मेरा संघर्ष समाप्त हो जाए, ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। हम इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका जब विवाह हुआ तो अपनी पत्नी को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी सिखाई। शिक्षित करना है ना, ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनिएगा। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई, वहां कुछ खरीदार खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। मिशनरी इंग्लिश मिशनरी की कुछ महिलाएं वहां कुछ गा रही हैं।
एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ। तुम्हें पढ़ना ना आए तो इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे, तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी। तेरी शादी कर देनी चाहिए। उनके सावित्री की पिता ऐसा विचार रखते थे। वो स्त्री शिक्षा के वे भी विरोधी थे और पुस्तक छू लेना, मिशनरी अंग्रेजी जैसी कोई पुस्तक छू लेना उनके लिए बिल्कुल असह्य था। वो सह नहीं सकते थे और समझते थे कि लड़की बिगड़ रही है, अब इसके हाथ पे लेकर दो। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। कितने पढ़ने की कुशाग्र बुद्धि थी, समझदार महिला थी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्राति शूद्र मतलब पिछड़े और बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके जब वो दोनों पति पत्नी मिलकर के इस तरह की पाठशालाएं खोल रहे थे, स्कूल खोल रहे थे जहां लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी, तो उसमें उनको बहुत अपमानित भी होना पड़ा, है ना। तरह तरह की अड़चनों, रुकावटों का सामना करना पड़ा। लोगों ने व्यवधान डाले, समाज के संभ्रांत लोगों ने व्यवधान डाले, यहाँ तक कि अपने ही वर्ग के लोगों ने भी अड़चनें डालने की काफ़ी कोशिश की। ज्योतिबा के धर्मभीरु पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिताजी को लोगों ने ऐसे भड़काया और बस घर से निकाल दिया बेटे और बहू को। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। देखो कितनी घिनौनी बात है ना। वो एक पवित्र कार्य करने जाती थी तब भी समाज के लोग उन पर फब्तियां कसते थे, यहाँ तक कि गोबर उछालना बिल्कुल ही, ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा हुई। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर, 2 तन एक प्राण होकर के अपने मिशन को पूरा किया। जो उनका उद्देश्य था दोनों का, उन सभी उद्देश्यों में वो कभी पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। लोगों के और समाज की परवाह किए बिना, किसी की चिंता किए बिना वो दोनों, देखिए यहाँ पति पत्नी में कितनी प्रगाढ़ता है, कितना अच्छा तालमेल है, जो आज के समाज में, परिवार में नितांत आवश्यक है। ये उच्च आदर्श है जिसको हर व्यक्ति को अपनाना ही चाहिए। अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, सभी जानते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। जीवन रूपी गाड़ी की के 2 पहिए हैं, है ना। एक पति एक पत्नी, दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम किया उन दोनों ने। और मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया। और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीति पूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए।
इतना उच्च उच्च आदर्श स्थापित किया उन्होंने, किसी की परवाह न करते हुए अनाथ बच्चों, विधवाओं, महिलाओं, है ना, इन सब के उद्धार के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिए उन दोनों पति पत्नी ने मिल करके। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित माने जाने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। कितनी मार्मिक बात है। वर्षों साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे की समझ विपरीत हो जाने की वजह से परिवार का विखंडन, वैवाहिक संबंध का विच्छेद हो जाना, ये कितनी बुरी बात है जो आज के समय में अक्सर देखने को मिलता है। वैचारिक भिन्नता, वैचारिक विद्वेष की भावना इतनी बढ़ जाती है कि जो साथ रहे हुए होते हैं वही एक दूसरे की जड़ें खोदने लगते हैं, है ना, अदालतों में जाते हैं, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उनको सबक लेना चाहिए। एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने की बजाय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। उन दोनों ने मिलकर के सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षिक उत्थान के लिए, नारी कल्याण के लिए, समानता के लिए और तमाम कुरीतियों, अंधविश्वासों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के दर्द को उन्होंने समझ करके जिस तरह से उनके कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया और दोनों पति पत्नी जिस प्रकार से मिलकर कंधे से कंधा मिला करके एक आदर्श स्थापित किया, उस आदर्श को आज के समय में सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर के एक आदर्श परिवार का निर्माण करना चाहिए, आदर्श दाम्पत्य जीवन का आगाज करना चाहिए। विशेष रूप से देखें तो फुले दंपति ने अपने सामाजिक, शैक्षिक सुधार, नारी सम्मान, आदर्श समाज परिवार की मिसाल कायम की, है ना। ये विशेष में आप लिख सकते हैं। इतनी व्याख्या किसी अंश की, जो भी थोड़ा सा अंश आएगा उसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी है और प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं अगर आपने ठीक से वीडियो में बातों को समझ लिया और एक बार पाठ को खुद भी पढ़ें, बड़ा अच्छा लगता है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शामिल शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। वही ब्राह्मणवादी और उच्च वर्गीय, उच्च वर्ण के लोगों द्वारा जो सोची समझी साजिश थी, जो भाई ये जो महात्मा होते हुए भी इनका नाम शामिल मत करो क्योंकि ये दलित जाति से, पिछड़ी जाति से आते हैं, ये एक तर्क है जिसको आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों शोषण व्यवस्था ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई शिक्षा की, समाज की, जहां पर उनका ही वर्चस्व बना रहे और बाकी लोग दबे कुचले रहे, नारियां पिछड़ी रहे, अनपढ़ गंवार बनी रहे, ये सब षड्यंत्र उन्होंने रचे थे। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? तो पक्ष में भी उत्तर दीजिए और इसके विपक्ष में भी उत्तर दीजिए। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे जरूरी है स्त्री शिक्षा। स्त्री को शिक्षित कर दो, एक लड़की को पढ़ा दो, एक स्त्री शिक्षित होती है ना तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, समाज को शिक्षित कर देती है और रोशन कर देती है परिवार को। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखिए, है ना। जब उन्होंने रास्ते में मिशनरी स्त्रियों को देखा, गाते हुए देखा, एक लाट साहब ने उससे कुछ बात कह दी, कुछ एक पुस्तक दे दी, वहीं से उनके जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन आ गया। शिक्षा के प्रति उनके मन में जो सजगता, कहते हैं ना बल्बिंग मोमेंट, वो बल्बिंग मोमेंट साबित हुआ और वो आगे बढ़ती गई। अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके हमेशा कार्य किया, समाज के लिए, परिवार के लिए, नारियों के लिए, बच्चों के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? कैसा समाज की अवधारणा आपके मन में है? अपने शब्दों में लिखिए। और उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों
को प्रेरणा प्रदान करता है। किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं हम उनके पति पत्नी के, उनके आदर्श परिवार से हम किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को कितना और उत्तम सुंदर बना सकते हैं, ये लिखना है। और आगे फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? बिल्कुल। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आयोजन किया है, ये जो कार्यक्रम चलाया है, जो एक बड़ा कार्यक्रम है, वो उसी के समान है जो कार्य उन्होंने पाठशालाएं खोली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। वो आज ये भारत सरकार ने जो ये कार्यक्रम चलाया हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उसी की कड़ी में शायद ये कार्यक्रम है जहां समानता हो, स्त्री और पुरुष सब बराबर हों, सब शिक्षित हों, सब समझदार हों। यही तो आदर्श समाज है, यही तो आदर्श परिवार है, यही तो आदर्श विश्व हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो बहुत कुछ हो रहा है जहां से शांति नहीं अशांति होती है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरी दुनिया में। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, व्याख्या के लिए जो पंक्तियां दी गई हैं वो उनको भी आप देखें और अच्छे से प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखें, व्याख्या को समझें। धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।